हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नो लीगल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 चैप्टर 4 सेफ्टी, जिसमें हम सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 41 कवर करेंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी में हमने इससे पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 36 से कवर किया है। मैंने इन दोनों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी इन्हें रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस सेफ्टी पर बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी, देखते क्या क्या सेफ्टी के प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सेक्शन 37 की ओर, जो है एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट सबसेक्शन 37 का क्या कहता है? वेयर इन एनी फैक्ट्री एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस डस्ट गैस फ्यूम और वेपर विच इज़ लाइकली टू एक्सप्लोड और इग्निशन on ignition, all practicable measures shall be taken to prevent any such explosion by a. effective enclosures of the plant or machinery used in the process, b. removal or prevention of the accumulation of such dust, gas, fumes or vapor, c. exclusion or effective enclosure of all possible sources of ignition। यानी यहाँ पर सबसेक्शन क्या कहता है, सबसेक्शन 137 सेक्शन का, कि जहाँ भी किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डस्ट, फ्यूम्स या गैसेस प्रोड्यूस हो रही है और ये ऐसी मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है जिसके इग्निशन पर विस्फोट होने की संभावना हो, ऐसे विस्फोट को रोकने के लिए हमें हर संभव प्रैक्टिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे, यानी व्यवहारिक उपाय हमें करने होंगे। जैसे कि मशीन या प्लांट जो कि प्रोसेस में उपयोग में लिए जा रहे हैं, उन्हें प्रभावी इंक्लोजर हमें करने होंगे, प्रभावी इंक्लोजर्स हमें लगाने होंगे। बी कहता है कि जो डस्ट, गैस, फ्यूम्स है या वेपर है, उन्हें हमें इकट्ठा होने से रोकना है या उन्हें इकट्ठा नहीं होने देना है। इससे क्या होगा कि अगर इकट्ठा नहीं होने देंगे तो जो एक्सप्लोजन का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोविजंस है उसमें दिए गए हैं। सी कहता है कि जो इग्निशन के जो सोर्स ऑफ इग्निशन है, यानी इग्निशन के जो संभावित स्रोत है, उन्हें हमें हटाना है या उन्हें इनक्लोज कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 37 का। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इन अ फैक्ट्री ऑल प्रैक्टिकल मेजर्स शैल बी टेकन टू रिस्ट्रिक्ट द स्प्रेड एंड इफेक्ट ऑफ द एक्सप्लोजन by the provisions in the plant or machinery by chokes, baffles, vents और other effective appliances। यानी ये सबसेक्शन कहता है कि भी जिन मशीन या प्लांट्स की बात हम जब कर रहे हैं जो डस्ट, फ्यूम्स या वेपर जनरेट करते हैं, और ये प्लांट या मशीनरी उन विस्फोट के प्रेशर का सामना अगर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? हमें उस प्लांट या मशीनरी को हमें कुछ ऐसे प्रोविजंस देने होंगे जिससे कि जो विस्फोट है उस विस्फोट का असर उसमें कम से कम हो या उसके फैलाव को हम प्रभावी ढंग से रोक सके। तो ऐसे केस में हमें क्या क्या देना होगा? जैसे उसमें कुछ प्रोविजंस है, जैसे चोक है, बैफल है, वेंट्स है ना। इन सब चीज़ों को देने से क्या होगा? उसका जो विस्फोट है ना, अगर विस्फोट होता है इन केस, तो उस विस्फोट को हम कम से कम उसको कम से कम फैले या हम उसके फैलने के प्रभाव को हम उसको कम कर सके। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे एडिशनल प्रोविजंस हमें वहाँ पर देने होंगे। सबसेक्शन 3 कहता है सेक्शन 37 का, इन अ फैक्ट्री एनी प्लांट और मशीनरी कंटेन्स एनी एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल गैस और वेपर अंडर प्रेशर ग्रेटर दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैन दैट पार्ट शैल नॉट बी ओपनड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग प्रोविजंस। यानी सबसेक्शन 3 कहता है कि प्लांट या मशीनरी में ऐसे किसी भी पार्ट को ओपन नहीं करना है जहाँ पर विस्फोट या ज्वलनशील गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसमें 3 बातें कही गई हैं। प्रोवाइडेड क्या करना है हमें, इसमें दिया है, ए दिया है कि एनी फ्लो ऑफ गैस और वेपर इनटू द पार्ट ऑफ एनी सच पाइप शैल बी इफेक्टिवली स्टॉप्ड बाय द स्टॉप वॉल। यानी ये कहता है कि जब भी किसी पाइप या किसी जॉइंट का कवर है उसको लूज़ करना है या टाइट करना है, तो और हमें पता है कि भी उस पाइप में गैस का फ्लो हो रहा है जो कि ज्वलनशील है, तो हमें उस गैस के प्रवाह को ऐसे किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उस गैस के प्रवाह को वहाँ पर रोकना होगा, और उसके लिए अगर स्टॉप वॉल है तो स्टॉप वॉल को हमें को क्लोज करना होगा। ठीक है, ऑल प्रैक्टिकल मेजर्स शैल बी टेकन टू रिड्यूस द प्रेशर of the gas or vapor in the part or pipe to atmospheric pressure। सेम चीज़
बी में भी कही गई है कि भी उसके लिए हमको जो प्रैक्टिकल मेजर्स है वो हमें लेने ज़रूरी है, ठीक है। सी क्या कहता है कि भी इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट एनी एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल गैस फ्रॉम इंटरिंग द पार्ट्स और पाइप अंटिल द फास्टिंग हैज़ बीन सिक्योर्ड। जब तक मैं उस पार्ट को क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, क्लोज नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम तक मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भी कोई एक्सप्लोजिव गैस या कोई एक्सप्लोजिव वेपर या फिर एक्सप्लोजिव डस्ट उस पार्ट के अंदर न जाए जिससे कि एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? नो प्लांट, टैंक और वेसल विच कंटेन्स और हैज़ कंटेन एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस shall subject to welding, brazing, soldering or cutting operation unless adequate measures have first been taken to remove such substances. Substances shall be allowed to enter such plant, tank or vessel after any such operation until the metal has cooled sufficiently to prevent any risk of igniting the substance. तो इसको समझते हैं कि भी सबसेक्शन 4 क्या कहता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि ऐसे किसी भी प्लांट, टैंक या वेसल जिसमें कि विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ अवेलेबल है या अवेलेबल थे, इनमें आप वेल्डिंग, ब्रेजिंग, कटिंग, सोल्डरिंग ऑपरेशन आप नहीं कर सकते यदि ऐसे पदार्थों को पूरी तरह से उसमें से हटाया ना गया हो, ठीक है। और यदि आपने कर दिया, अगर आपने पूरी सावधानी के साथ में उस वेल्डिंग या ब्रेजिंग को कर भी लिया है, तब उस केस में क्या करना है? तब ऐसी जगह को पूरी तरह ठंडा होने देना है और उसके बाद ही उसमें फिर आपको उस ज्वलनशील सब्सटेंस को, यानी जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है या इन्फ्लेमेबल मटेरियल, उसको वहाँ पर आपको उसको ट्रांसफ़र करना है। इससे क्या होगा? इससे हमें ये होगा कि हम उस आग की वजह से हम किसी विस्फोट को होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें 37 सेक्शंस में इम्पॉर्टेंट है, वो हमें दिए गए हैं। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट may by rules exempt subject to such conditions as may be prescribed any factory or class of or description of factories from compliance with all or any of the provisions of this section। यानी क्या कहता है भी कि भी सबसेक्शन 5 कहता है, सबसेक्शन 5 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो ऐसे रूल ला सकती है जिससे कि वो किसी भी फैक्ट्री को सेक्शन 37 के अनुपालन में छूट दे सकती है, जो कि किसी स्थिति में अधीन होगी, यानी कि किसी कंडीशन पर लागू होगी जो स्टेट गवर्नमेंट आपको सलाह देगी, ठीक है। तो ये 37 जो है वो एग्जाम कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा वो कुछ ऐसी कंडीशंस रखेगी जिसको कि ऑक्यूपायर को उसको फॉलो करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा सेक्शन 37 जो कि बात कर रहा था एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट के बारे में। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 38 पर। 38 क्या कहता है? प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, यानी आग के मामले में हमें क्या क्या एहतियात बरतने हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि भी फायर एक देखा जाए तो बहुत बड़ी फील्ड है फायर, है ना। तो फायर में काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि भी रिसर्च होती है, कैसे आपको आग से लड़ना है, एक्सटिंग्विशर्स कैसे यूज़ करना है, काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को कि भी इन केस ऑफ फायर आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, अपने आप को इवैक्यूएट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, है ना। तो ये सारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है। उसके बाद में जो ऑपरेशंस है, अलग अलग ऑपरेशंस, उसमें कैसे आपको हैंडल करना है वो चीज़ें बताई जाती है। तो ये 38 जो सेक्शन दिया गया है चैप्टर 4 सेफ्टी में द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बोलिए या फिर एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, ये आपको सेक्शन 38 हमेशा याद रखना है कि भी प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर हमें क्या क्या रखने चाहिए और इसके प्रोविजंस, यानी जो क्या क्या इसके प्रोविजंस दिए गए हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में इन केस ऑफ फायर, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस है। तो देखते हैं इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इन एवरी फैक्ट्री ऑल प्रैक्टिकल मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर और इट्स स्प्रेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली एंड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन, ए दिया है, सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस, सेफ मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम फॉर ऑल पर्सन्स इन द इवेंट ऑफ फायर, एंड बी दिया हुआ है द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। यानी ये क्या कहता है कि भी सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि हर फैक्ट्री में आग के प्रकोप, यानी जो आउटब्रेक है उसका जो प्रकोप है, आग को जो फैलाव है उसको रोकने के लिए या आग को फैलने से रोकने के लिए आपको ऐसे व्यवहारिक उपाय यानी प्रैक्टिकल मेजर्स आपको करने होंगे। जैसे कि पहला दिया है ए, आग लगने पर सभी व्यक्तियों के सुरक्षित निकास की सुविधा और इंतज़ाम हो आपके फैक्ट्री में। यानी किसी स्थिति में अगर आग लग जाती है तो
वो जो व्यक्ति है जो काम कर रहा है उसका सुरक्षित तरीके से उसका वहाँ से एग्ज़िट हो जाए, वो उसके आपके फैक्ट्रीज में उसके सारे इंतज़ाम वहाँ पर होने ज़रूरी है। सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी क्या कहता है कि भाई आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे कि आग, आपके यहाँ जो आग लगी उसमें उसको जल्दी से जल्दी बुझाई जा सके, है ना। ऐसे नेसेसरी इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ आपके पास होने ज़रूरी है जिससे कि आग अगर लग जाती है किसी केस में तो उसको बुझाने की आपकी अच्छी से सुविधा वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये कहता है सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और बी में सेक्शन 38 के अंडर में। अब आते हैं हम लोग सबसेक्शन 2 की तरफ, सेक्शन 38 का। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि भी इफेक्टिव मेजर शैल बी टेकन टू प्रिवेंट दैट इन एवरी फैक्ट्री ऑल द वर्कर्स आर familiar with the means of escape in case of fire and have been adequately trained in the routine to be followed in such cases। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि भी हर फैक्ट्री में ऐसे प्रभावी उपाय करे जिससे कि वे ये सुनिश्चित करें कि सारे कार्य करने वाले मजदूर, यानी जो कार्य करने वाले मजदूर जो लेबर है, आग लगने की स्थिति में अपने आप को बचने के साधन से भली भांति परिचित है। यानी अगर वो किसी केस में अगर इन केस अगर कहीं आग लग जाती है तो भी सबसे पहले उस वर्कर को ये पता रहना चाहिए कि भाई मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ, है ना, और मेरे पास क्या क्या साधन अवेलेबल है, उससे उसको परिचित होना ज़रूरी है। और उन्हें इस बात में दैनिक कार्य के दौरान उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यानी अगर वो आपके इंडस्ट्री में आया है कोई वर्कर, वो नया वर्कर है, कहीं गाँव से आया है, उसको हमें ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई यहाँ कभी किसी केस में अगर आग लग जाती है तो आपको किस तरह से आपको रिस्पांस देना है, आपको क्या करना है जिससे कि आप अपने आप को भी बचा लें और आग का जो फैला है उसको भी रोकने में आप किस तरह से मदद कर सकते हैं कंपनी की, वो उसको ट्रेनिंग आपको रोज़ाना डेली बेसिस पे आपको उसको ट्रेनिंग देनी है। ये आपको सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 38 में। अब आते हैं सबसेक्शन 3 में 38 के। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल in respect of requiring the measures to be adopted to give effect to the provisions of subsection 1 and 2। यानी सबसेक्शन 1 and 2 के जो प्रोविधांस को प्रभावी बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बना सकती है और यह अपने उपाय फैक्ट्री को बता सकती है। ठीक है, अब आते हैं सबसेक्शन 4 में। इफ द चीफ इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मेजर्स प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री prescribed as in clause A of subsection 1 and subsection 2 are inadequate, he may by order in writing require that such additional measures as he may consider reasonable shall be provided in factory before such date as specified। अब देखिए, हमने जो सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज ए देखा, सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए में क्या था कि आग लगने की स्थिति में उसको सुरक्षित निकास उसका होना चाहिए उस व्यक्ति का, और सबसेक्शन 2 हमने देखा कि भी इफेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, उसको अपने आप को बचाने के क्या साधन अवेलेबल है वो उसको पता नहीं चाहिए, उसको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग देनी चाहिए। इन सब चीज़ों से उसको क्या कह सकते हैं, ये कहता है कि भी सबसेक्शन कहता है कि यदि चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि भी फैक्ट्री में काम या वातावरण जिससे जो काम है या फिर जो वातावरण है जिससे कि वर्कर्स के जीवन या सुरक्षा को विशेष जोखिम है और सुरक्षा के जो उपाय किए गए हैं फैक्ट्री में वो पर्याप्त नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेगा चीफ इंस्पेक्टर, उस फैक्ट्री को लिखित में एक ऑर्डर देकर उसको अतिरिक्त उपाय करने के लिए कहेगा, उसको बाध्य करेगा कि भी आपको ये एडिशनल मेजर्स और लेने होंगे जिससे कि आपके यहाँ पर जो सुरक्षा के नियम है, जो सुरक्षा के जो आपने उपाय रखे हैं वो पर्याप्त नहीं है, आपको और एडिशनल मेजर्स आपको ये लेने पड़ेंगे ताकि आप वर्कर्स को और सुरक्षित यहाँ पर काम करने के लिए काम करने दें। ठीक है, तो ये आता है 38 सेक्शन। ये हमारा 38 सेक्शन कहता है पूरी तरह फायर के बारे में। अब आता है हम लोग 39 सेक्शन में। सेक्शन 39 क्या कहता है, पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर दैट एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ द वेज मशीनरी और प्लांट in a factory is in such a condition that it may be dangerous to human life or safety, he may serve on the occupier or manager or both of the factory an order in writing requiring him before a specified date A to furnish such drawing specification and other particulars as may be necessary to determine whether such building, ways, machinery or plant can be used with safety, or B कहता है to carry out such tests in such manner as may be specified in order and to inform the inspector of the results thereof। इसमें कहता है कि भी यदि इंस्पेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है
ऐसा उसको सेंस होता है कि किसी भी इमारत या किसी भी इमारत का हिस्सा या कारखाने में किसी भी तरीके की मशीनरी या प्लांट का हिस्सा ऐसी स्थिति में है कि वह मानव जीवन या सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो चीफ इंस्पेक्टर या तो फैक्ट्री मैनेजर को या फिर ऑक्यूपायर को या फिर दोनों को लिखित में एक आदेश देकर कुछ चीज़ों की मांग कर सकता है। जैसे कि ए क्या दिया है, चीफ इंस्पेक्टर उन फैक्ट्री की ड्राइंग मंगा सकता है या उसके कुछ स्पेसिफिकेशन मंगा सकता है या फिर अन्य विवरण की मांग कर सकता है, जिससे कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि भी जो इमारत है या फिर जो मशीनरी है जिसका उपयोग किया जा रहा है वह सुरक्षा के साथ किया जा रहा है या नहीं, या वो सुरक्षित है या नहीं। तो वो क्या करेगा, उस ड्राइंग को रेफ़र करेगा, स्पेसिफिकेशन देखेगा, उसके और डिटेल्स देखेगा कि भैया ये जो मशीनरी है, ये जो प्लांट है या ये जो इमारत है, ये सुरक्षित है या नहीं है। दूसरा क्या कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर कुछ टेस्ट भी करवाने को कह सकता है। चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो कुछ टेस्ट करने के लिए कह सकता है कि जिसके परिणाम की जानकारी उस फैक्ट्री इंस्पेक्टर को देना होगा और वो उससे फिर पता करेगा कि भी ये जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, या फिर ये सेफ़ है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन 39 में जो है प्रोविजन देता है डिफेक्टिव पार्ट्स का और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी का। अगर देखना है तो टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी में आप इसका जो, अगर मैं MFR की बात करूँ, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स की 1963 की, तो इसमें आपको रूल नंबर 3 में ये मिलेगा टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, या आप उसमें भी रेफ़र कर सकते हो। वो डिटेल में आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको सेक्शन 39 के बारे में, अगर आपको जानना है तो इसमें आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं सेक्शन 40 के लिए। सेक्शन 40 कहता है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ एनी बिल्डिंग इन अ फैक्ट्री इज़ इन सच अ कंडीशन दैट इट इज़ डेंजरस टू द ह्यूमन लाइफ और सेफ्टी, he may serve an order in writing specifying the measures which in his opinion should be adopted and requiring them to be carried out before a specified date। ठीक है, तो इसमें बिल्डिंग और मशीनरी की सेफ्टी के बारे में यहाँ पर कहा गया है सेक्शन 40 में। तो पहला सबसेक्शन क्या कहता है 40 का, सेक्शन 40 का सबसेक्शन 1 कहता है कि भी यदि इंस्पेक्टर को यह प्रतीत होता है कि किसी भी इमारत या किसी भी इमारत का हिस्सा या कारखाने में किसी भी तरीके की मशीनरी या प्लांट का हिस्सा ऐसी स्थिति में है कि वह मानव जीवन या सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उस स्थिति में चीफ इंस्पेक्टर या तो फैक्ट्री मैनेजर को, ऑक्यूपायर को या दोनों को लिखित में आदेश देकर कुछ महत्वपूर्ण उपायों को करने की सलाह दे सकते हैं, जो कि दिए हुए समय पर पूरे करने होंगे या उसके पूरे करने की ज़रूरत है उसको। ठीक है, उसमें आगे क्या कहता है कि इफ़ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर दैट एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इन अ फैक्ट्री इन्वॉल्व्स इमिनेंट डेंजर इज़ इंपॉर्टेंट, इमिनेंट डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और सेफ्टी, ही मे सर्व एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग इट्स यूज until it has been properly repaired or altered। यदि इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि भी इमारत या उसका कोई हिस्सा या कारखाने में किसी भी तरीके की मशीनरी या प्लांट का हिस्सा ऐसी स्थिति में है जो कि मानव या जीवन या सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उस स्थिति में चीफ इंस्पेक्टर या तो फैक्ट्री मैनेजर को, ऑक्यूपायर को या फिर दोनों को लिखित में आदेश देकर उपयोग में लेने के लिए मना कर सकता है। ऐसे बिल्डिंग को वो बोलेगा कि भी इसको यूज़ आपको नहीं करना है जब तक कि उसे पूरी तरह से रिपेयर ना किया जा चुका हो। ठीक है, और उसको इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी इंस्पेक्टर के भी, वी हैव रिपेयर्ड दिस वॉट एवर यू हैव सेड, हमने उसको रिपेयर कर दिया है और वी वांट योर क्लियरेंस कि भी हम उसको यूज़ कर ले। ठीक है, तो वो बिल्कुल मना कर देगा आपको कि भी ये आपकी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल असुरक्षित है और इसे बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। ये सबसेक्शन 2 जो है हमारा सेक्शन 40 में ये उसको पावर दिया है कि वो कभी भी जो है इंस्पेक्टर आपको उन मशीनरीज को यूज़ करने के लिए मना कर सकता है जो उसके लगता है कि भाई वो बिल्कुल इमिनेंट डेंजरस है उन वर्कर्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सेक्शन 40A में। 40A क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इफ़ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर, if it appears to the inspector that any building or part of a building in a factory is in such a state of disrepair as it likely to lead to conditions detrimental to the health and welfare of the workers, he may serve an order in writing specifying the measures which in his opinion should be taken and requiring to be carried out before such date as is specified in the order। यदि इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि इमारत या
उसका कोई भी हिस्सा या प्लांट का हिस्सा इतना पुराना हो चुका है कि वर्कर्स के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, यानी उनके हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए वो हानिकारक हो सकते हैं, तो उस स्थिति में चीफ इंस्पेक्टर या तो फैक्ट्री के मैनेजर को या ऑक्यूपायर को या फिर दोनों को लिखित में आदेश देकर कुछ महत्वपूर्ण उपायों को करने की सलाह दे सकते हैं, जो कि दिए हुए समय पर उन्हें पूरे करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, यानी ऐसा अगर कहीं पे लगता है कि भैया ये बिल्डिंग एकदम डिसरिपेयर है ना, या इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, या इस पार्ट को रिपेयर करने से पहले बिना रिपेयर किए आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, तो उस केस में डायरेक्ट वो रिटर्न में आपको एक आदेश दे देगा चीफ इंस्पेक्टर, और उसको आपको पूरा करना होगा। ठीक है, उसके आदेश के अनुसार आपको काम खत्म करके ही उनको बताना है कि भाई हमने ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस कर लिया है और हम आपसे क्लियरेंस चाहते हैं। अच्छा, सब सेक्शन सेक्शन बी जो है सेफ्टी ऑफिसर्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, और ये आपको इंटरव्यू में आप कभी भी जाएंगे ना इंटरव्यू के लिए, आपको ये पूछेगा ही पूछेगा कि भी एज फॉर फैक्ट्रीज एक्ट सेफ्टी ऑफिसर्स कितने वर्कर्स पर लगाया जाता है, कितने वर्कर्स मिनिमम होने चाहिए, और कितने क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये आप कभी भी आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर्स का, और ये पूछते ही पूछते हैं, तो ये आप बिल्कुल पक्का करके रखिए। एटलीस्ट सेक्शन आप याद रखिए कि भी फैक्ट्रीज़ एक्ट में सर सेक्शन 40B में दिया गया है, फैक्ट्रीज़ एक्ट के जो सेक्शन 40B है इसमें सेफ्टी ऑफिसर का एक प्रावधान दिया गया है। इसमें देखते क्या दिया हुआ है। फर्स्ट बोलता है कि इन एवरी फैक्ट्री फर्स्ट वेयर इन 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, यानी कभी भी जब अगर काम कर रहे हैं 1000 के लोग, 1000 अगर आदमी काम कर रहे हैं। सेकंड कहता है कि वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन इज carried on which processes or operation involves any risk or bodily injury, poisoning or disease or any other hazard to health to the person employed in the factory, the occupier shall, if so required by the state government, by notification in the official gazette, employ such number of safety officer as may be specified in the notification। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अब मैं क्या बोलता हूँ। सेक्शन 40B जो है वो क्या कहता है कि जब किसी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कर्स आमतौर पर कार्यरत है, या दो कंडीशंस रखिए, ठीक है, या और नहीं, या है ना, 1000 से ज़्यादा वर्कर्स अगर आमतौर पे काम कर रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की राय में जिस किसी फैक्ट्री में कोई ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जिससे वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को शारीरिक चोट का खतरा, बीमारी का खतरा या स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा है, उस अवस्था में स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचना द्वारा सेफ्टी ऑफिसर को एम्प्लॉय करने के लिए कह सकता है। समझ गया दोस्तों, क्लियर हो गया। इसमें क्या है, अगर उसको लगता है कि भी यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है जिससे वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को शारीरिक चोट का खतरा है या फिर बीमारी का खतरा है या फिर स्वास्थ्य के लिए खतरा है, और उस अवस्था में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑफिशियल गैजेट में एक अधिसूचना द्वारा सेफ्टी ऑफिसर को वहाँ पर एम्प्लॉय करने के लिए कर सकता है, जिसके अनुसार फैक्ट्री के ऑक्यूपायर को वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर डिप्लॉय करने होंगे। ठीक है, तो ये और दिया हुआ है, यानी 1000 वर्कर्स या तो काम करेंगे या फिर उसके कंडीशन के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी राय में अगर वहाँ पर ऐसा खतरा है कि भी जिससे शारीरिक चोट का खतरा है या फिर बीमारी का खतरा है या फिर स्वास्थ्य का खतरा है, तो उस केस में उसको ऑक्यूपायर को सेफ्टी ऑफिसर वहाँ डिप्लॉय करने ही करने हैं। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। 40B में सेफ्टी ऑफिसर में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि भी आपको सेफ्टी ऑफिसर उस केस में वहाँ पर आपको डिप्लॉय करना ही है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे है द ड्यूटीज क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इसका डिटेल्स जो है दोस्तों आपको रूल में मिल जाएगा। आपको MFR, अगर मैं महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल की बात करूँ तो ये आपको रेफर करना पड़ेगा महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963, पर्टिकुलरली सेफ्टी ऑफिसर्स के इसके लिए क्वालिफिकेशंस के लिए। तो इसमें क्या कहता है कि भी जो सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे उनके कर्तव्य यानी ड्यूटीज़, उनकी क्वालिफिकेशन योग्यता और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस यानी सेवा की जो शर्तें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, है ना। ये 40B में क्लियरली मेंशन है। सब सेक्शन 2 में दिया गया है
कि भी उनकी जो कर्तव्य है, उनकी जो योग्यताएं हैं और उनकी जो सेवा की शर्तें हैं सेफ्टी ऑफिसर्स की, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें लास्ट में हमारा सेक्शन है कि भी पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। इसमें कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट may make rules requiring the provisions in any factory or in any class of or description of factories of such further devices and measures to for securing the safety of persons employed therein as it may deem necessary। अब इसमें क्या किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 41। इसमें कहता है कि भी जो इसमें रूल दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी प्रोविज़न को मानकर फैक्ट्री में कुछ नए फैक्ट्री को देखते हुए या फैक्ट्री के स्टेटस को देखते हुए या उनके डिवाइस या मेजर्स को देखते हुए कुछ एडिशनल रूल्स बना सकती है ना, जिसमें कि वो ये बताएगा कि भैया आपने जो प्रोविजंस लिए गए हैं वो प्रोविजंस आपके अनअफेक्टेड है और आपको ये नए प्रोविजंस या डिवाइसेस आपको उसमें लगाने पड़ेंगे ताकि आप उस व्यक्ति को जो आप वहाँ पर जो काम कर रहा है उसको आप बिल्कुल भी सेफ रख सके, बिल्कुल सेफ तरीके से काम कर सके। तो ये पावर इस पर दिया गया है 41 सेक्शन में, पावर टू मेक रूल टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। यानी सेफ्टी से रिलेटेड और भी जो प्रोविजंस है वो ला सकता है स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि वो और सेफ्टी के प्रोविजंस को और आगे बढ़ाए। ठीक है, ये ऐसा नहीं लिमिटेड नहीं रहा कि भी हमने सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 41 तक देख लिया कि भी सेफ्टी में इतने ही रूल्स है, इतने ही सेक्शंस है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उसके और रूल्स ला सकता है टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, है ना। फ्रेंड्स, सेक्शन 41 के साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। सेक्शन 41 के साथ ही हमारे चैप्टर 4 जो था द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, वो हमारा ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने टोटल 3 वीडियोज़ बना चुके हैं हम। सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 41 के जो तीनों वीडियोस है, ये एक तो लास्ट वीडियो हो गया और इससे पहले के जो 2 वीडियोस है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और ये तीनों वीडियोस जो है ये आपको उसमें भी अवेलेबल मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो सेफ्टी का जो चैप्टर है फैक्ट्रीज एक्ट में, ये आपको पसंद आया होगा और समझा होगा। इन केस आपको लगता है कि कहीं पे कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप मुझे अपना दोस्त समझिए, कमेंट्स करने से बिल्कुल भी डरिए मत, कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि कौन सा टॉपिक में आपको डिफिकल्टी है या कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल भी आपको एश्योर करता हूँ कि आपके जो भी कमेंट्स आएंगे मैं 100% आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन दोस्तों, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे मेरे लेजिस्लेशन पे या फिर सेफ्टी पर, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरा चैनल विजिट करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।